हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम लोग करने वाले हैं इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन का ये दूसरा टॉपिक रहने वाला है। पहला हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो कुछ बचता है इवैल्यूएशन में वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इवैल्यूएशन में से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। अगर इवैल्यूएशन से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। तो ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। ये मैं आपको कराने वाली नहीं हूँ क्योंकि कल वाली क्लास में हमने पूरी रामायण और महाभारत पढ़ ली है। उसके बाद आप लोग पूछोगे कि मैडम सीता कौन है ना। फिर आप पूछोगे मैडम दशरथ कौन है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इवैल्यूएशन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है उसको हम पढ़ने वाले हैं। देखो ये वाला डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इवैल्यूएशन की, ये हम पढ़ लेते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इवैल्यूएशन की, एक होती है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि बिल्कुल व्यापक होना चाहिए इवैल्यूएशन अगर आप बच्चे का कर रहे हो तो। इसमें आपके शारीरिक है, मानसिक है, संज्ञानात्मक है, जितना भी डेवलपमेंट है, ऑल ओवर डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की गई है, सब आपको देखना है। उसके बाद कंटिन्यू का यहाँ पे मतलब है, कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, सबमिटिव क्या होता है। तो जो कंटिन्यू का यहाँ पे मतलब है फॉर्मेटिव। यहाँ पे जो इवैल्यूएशन है वो लगातार होना चाहिए। जैसे कि अब क्लास हमारी चल रही है, इस क्लास के साथ ही मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लूँ तो वो होता है हमारा, वो कंटिन्यू इवैल्यूएशन ही होता है। उसके बाद अगर ये क्लास ख़त्म होने के बाद एक हम मॉक टेस्ट करें जिसमें इवैल्यूएशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन हो जाएगा। कौन सा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो जाएगा। अगर मैं पूरा का पूरा 2-3 जो टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड के वो पढ़ा के आपका टेस्ट लूँ या फिर क्विज लूँ, है ना, तो ये सारे क्या होते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के टाइप होते हैं, जिनको हम कंटिन्यू इवैल्यूएशन भी कहते हैं। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं जो हमारा सीबीएसई है, केंद्रीय विद्यालय सेकेंडरी बोर्ड द्वारा स्थापित जो ये सतत और व्यापक मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यू इवैल्यूएशन, 2 मापदंडों पर आधारित है। कौन से मापदंड है, कौन से क्राइटेरिया है यहाँ पर, तो क्या बात करता है जो सीसीई है, वो कहता है कि शिक्षण संबंधी, शिक्षण का यहाँ पे मतलब है जो आप पढ़ा रहे हो उससे संबंधित कठिनाइयों को दूर करने और परीक्षा परिणामों को सुधारने में हेल्प करता है। अब आप जो पढ़ा रहे हो अगर वो बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, हाँ, मतलब कि क्लास में 50 बच्चे हैं, वो कह देंगे, मतलब कि एक दूसरे को देख के कह देंगे हाँ जी समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे जब आप बच्चों का टेस्ट लोगे, उनको क्विज लगवाओगे या फिर आप ओरली टेस्ट लोगे या फिर आप रिटन टेस्ट लोगे, है ना, कुछ भी मतलब कि फॉर्मेटिव एज आप टेस्ट लोगे उनका, तो तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके शिक्षण में, आपकी पढ़ाई, आपको जो आप पढ़ा रहे हो, आपके पढ़ाने में क्या कमी है, उसमें हेल्प मिलेगी। और दूसरा है जो परीक्षा परिणाम है उनको सुधारने में हेल्प मिलेगी। अब क्या होता है कि बच्चों को समझ में आता नहीं है, वो कह देते हैं हाँ जी हाँ हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, ताकि क्या ना हो, हमारी थोड़ी एम्बैरसमेंट ना हो क्लास के सामने कि सब बच्चे कहेंगे जी हमें तो समझ में आ गया, तो ये कुछ बच्चे इनको समझ में नहीं आया है। तो ऐसे क्या करते हैं, बच्चे बताते नहीं है कि समझ में आया कि नहीं आया, वो हमें जब हम उनका इवैल्यूएशन करते हैं तभी पता लगता है। तो इससे क्या होगा, तो बच्चे का रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। अगर हम बच्चा बताएगा नहीं उसको समझ में आया या नहीं आया, तो रिजल्ट ख़राब होगा। अगर आप बीच में ही कंटिन्यू इवैल्यूएशन करोगे तो एक तो पढ़ाने में जो कठिनाई है वो दूर होगी, साथ में जो आपके रिजल्ट हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल हो जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं फटाफट से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था, जो यूजीसी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया था, कि जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है उनमें आपका जो पर्सपेक्टिव है उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये जो फ्लैक्सिबल पाठ्यक्रम इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। अब इसमें थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूँ। अगर आपने फ़िलहाल ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, तो आपको पता होगा। अब क्या होता है, जब आप पढ़ते हो तो एक आपका कोर सब्जेक्ट होता है, एक होता है फाउंडेशन, एक होता है इलेक्टिव, है ना। ये पेपर आपने दिए होंगे ज़रूर, फाउंडेशन और इलेक्टिव वाले। तो इसमें क्या होता है, एक होता है आप अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही कोई सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, है ना। आपका जैसे कि आपने साइकोलॉजी की है, ठीक है, साइकोलॉजी में आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी है, तो आपको चॉइस दे दी जाएगी। आप क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हो, काउंसलिंग पढ़ना चाहते हो, एक सब्जेक्ट की चॉइस दे दी जाती है। जैसे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हो या ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हो, या फिर आप साइकोलॉजी के हो और आपका इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, है ना, और मतलब कि
आप हो साइकोलॉजी के, आपका इंटरेस्ट है मास कम्युनिकेशन में, तो ये सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। इनको ही बोलते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। उसके बाद कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, इस सुधार के अंतर्गत 1 से 10 सूत्री पैमाने पर आधारित एक स्टैंडर्डाइज मूल्यांकन और ग्रेडिंग योजना स्टार्ट की गई थी। इसको भी हम पढ़ेंगे, जो ग्रेडिंग सिस्टम है 10 सूत्री, इसको भी पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने बोला है कि 10 सूत्री पैमाने पर आधारित एक स्टैंडर्डाइज इवैल्यूएशन, एक ग्रेडिंग सिस्टम होगी। इन्होंने बोला कि जो फाउंडेशन और इलेक्टिव वाले पेपर होंगे उसमें नंबर नहीं दिया जाएगा, उसमें ग्रेडिंग दी जाएगी। A+ है, A है, O है, या फिर आपका C है, इस प्रकार की ग्रेडिंग दी जाएगी। अब कहते हैं कि CBSE छात्रों को मूल जो है माइनर, कहने का मतलब ये है कि स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज वहाँ पे कराए जाएंगे, जिससे आपकी स्किल थोड़ी इम्प्रूव हो। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, UGC ने मूल्यांकन जो प्रणाली है उसमें एक रूपता लाने के लिए क्या स्टार्ट किया है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज CGP पर आधारित मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आपका चार्ट दिखा देती हूँ। देखो ये वाली है, CBSE 10 सूत्री ग्रेडिंग प्रणाली जो है इस प्रकार से ग्रेड दी जाएंगी। कैसे दी जाएंगी, देखिए जरा ध्यान से। O अगर किसी के है, ठीक है, O का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, तो O अगर दिया जाता है तो उसका होता है कि 10 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद A+ है तो एक्सीलेंस, उसके बाद 9 यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे। और ग्रेड की यहाँ पे बात की है, बेसिकली A अगर ग्रेड दी गई है तो वेरी गुड, उसका मतलब होता है B+ ग्रेड दी गई है तो गुड है, और B ग्रेड है तो क्या होगा, अबव एवरेज है, 6 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे। उसके बाद C है तो एवरेज होगा, और P है तो पास होगा जिसमें 4 नंबर होंगे। F है तो फेल है, 0 नंबर होंगे उसके। उसके बाद A है तो मतलब एब्सेंट है यहाँ पे, और 0 यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे। ये है आपकी 10 सूत्री ग्रेडिंग प्रणाली जो कि दी जाती है CBCS में, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ठीक है, अब आपने बता दिया कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हम इंट्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लाभ क्या है जी, एडवांटेज क्या क्या है, ये भी हमें बता दीजिए। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो CBCS है उसकी सहायता से क्या होगा, जो हमारी शिक्षण प्रणाली है ना वो छात्र केंद्रित हो जाएगी, स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड की यहाँ पे बात की गई है। इन्होंने कहा कि कुछ शर्तें होंगी जिनके साथ छात्र जितने चाहे क्रेडिट वो खरीद सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये पूछा जाता है एग्जाम में, कितने साल तक मतलब कि आप जो क्रेडिट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो 7 साल तक आप जो क्रेडिट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद जो कहते हैं कि CBCS जो है छात्रों को अंतर अनुशासनात्मक और इंट्रा अनुशासनात्मक कौशल का पाठ्यक्रम चयन करने की अनुमति देता है। आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी सब्जेक्ट का चूज़ कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और जो अदर डिपार्टमेंट्स के आपको सब्जेक्ट कुछ पसंद है तो वो भी आप चूज़ कर सकते हो। फ्लैक्सिबिलिटी की यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद CBCS जो है से हमारे शिक्षा प्रणाली का आधार क्या हो गया, व्यापक हो गया है। उसके बाद कहते हैं CBCS छात्रों को लचीलापन प्रदान करती है, फ्लैक्सिबिलिटी देती है। उसके बाद कहते हैं कि एक संस्था में अर्जित जितने भी क्रेडिट हैं उनको दूसरे संस्थान में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये भी पढ़ेंगे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे काउंट किए जाते हैं ये क्रेडिट। उसके बाद जो है इसकी लिमिटेशन क्या क्या होती है, लिमिटेशन देख लेते हैं। तो कहते हैं कि स्ट्रिक्ट अंकों का अनुमान लगाना कठिन होता है। अब जब आप ग्रेड दे रहे हो, ग्रेडिंग सिस्टम है, तो उनके नंबर तो पता ही नहीं चलेंगे किस हिसाब से आपने नंबर दिया है, कौन इंटेलिजेंट है, किसके ज़्यादा नंबर आए हैं, है ना, किसके कम नंबर आए, तो पता नहीं चलेगा। उसके बाद कहते हैं कि शिक्षकों के काम में उतार चढ़ाव हो जाता है। कई बार शिक्षक जो टीचर होते हैं उनको भी काफ़ी काम का प्रेशर होता है। उसके बाद कहते हैं कि शिक्षा के प्रसार के लिए अच्छी बुनियादी सुविधाओं की मांग। अब देख लेते हैं जो मेन बेनिफिट क्या क्या होते हैं इवैल्यूएशन के। हमने इतना इवैल्यूएशन पढ़ लिया है तो इसके जी लाभ क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। कहते हैं कि जो मूल्यांकन है ना वो छात्रों की शक्तियों और कमजोरियां, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो वीकनेस है, उनको असेस करती है। दूसरा कहता है कि इसमें छात्रों को और प्रयास करने के लिए प्रेरणा मिलती है। अब क्या होता है, अगर आपने असेसमेंट किया, किसी बच्चे का इवैल्यूएशन किया, तो क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से 10 बच्चे हैं जिनके कम नंबर आए हैं, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा। वो 40 बच्चों को देखकर वो मोटिवेट होंगे कि हम क्लास में सबसे पीछे हैं तो हमें मेहनत करनी चाहिए। इसके बाद अगला कहता है कि ये छात्र हित में सुगम योजनाएं बनाने में सहायक होता है। अब जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वो प्लानिंग भी करेंगे, किस हिसाब से हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद कहते हैं कि पाठ्यक्रम का पुनर्निरीक्षण
किया जाता है। अब जैसे कि आपने इवैल्यूएशन किया, इवैल्यूएशन के द्वारा ही तो आपको पता लगेगा कि मेरी क्लास में जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है और उनको कौन सा टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा। तो पाठ्यक्रम का आप पुनर्निरीक्षण करोगे उसी हिसाब से, आप इवैल्यूएशन के हिसाब से। ठीक है जी, आपके टोटल इंग्लिश में 10 चैप्टर हैं, 10 में से ना जो 7वां वाला चैप्टर ना, जो 7वां चैप्टर है उसमें बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उसको दोबारा भी समझाओगे। यही बात इन्होंने कही है। उसके बाद कहते हैं परीक्षाओं के नतीजों में अंतर संस्थागत तुलना में सहायता होती है। अगला कहता है इसमें जो आप सिलेक्शन लेते हो, क्लासिफिकेशन है, नियुक्ति है, पदोन्नति है आदि जैसे निर्णय ज़्यादा प्रोफेशनल ढंग से किए जाते हैं। आप इवैल्यूएशन करते हो, इवैल्यूएशन इन्होंने बोला है, देखो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, इस एग्ज़ाम में भी तो इवैल्यूएशन ही हो रहा है आपका एक टाइप से। इवैल्यूएशन के द्वारा ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अब जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे, उन्हीं को तो सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे भी इवैल्यूएशन की बात की गई है। आगे कहते हैं इसमें माता पिता जो है, पेरेंट्स जो है, उनको भी बच्चे की प्रोसेस के बारे में पता रहता है, उनकी प्रोग्रेस कैसी है, वो अच्छा कर रहे हैं या वो ठीक नहीं कर रहे हैं, पता रहता है PTM के द्वारा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के द्वारा। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो 2 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक होता है हमारा क्वालिटेटिव टेक्निक, दूसरा होता है हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक। जो क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव में आप बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो, इसमें कोई नंबरिंग नहीं होती। और जो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव, अब क्वांटिटेटिव में आपको याद कैसे करना है, देखो क्वांटी से याद करना है कि इसमें होता है नंबरिंग दी जाती है। नंबरों के द्वारा आप देखते हो कि जो बच्चे हैं कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कितने नंबर आए हैं, 10 में से 30, मतलब कि 30 नंबर का टेस्ट, उसमें से 10 आए हैं, 12 आए हैं, 13 आए हैं, उसमें नंबरिंग की सारी बात हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, आपको बताना है ये जो मेज है हमारी, इस मेज की लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है, तो ये सारा क्या है, क्वान्टिटेटिव के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, क्वांटिटेटिव में लिखित परीक्षाएं आ जाएंगी, आपकी बताने की ज़रूरत नहीं है। मौखिक परीक्षाएं आ जाएंगी, व्यवहारिक परीक्षाएं आ जाएंगी। व्यवहारिक परीक्षा होती है आपकी जो वोकेशनल होती है, जिससे आप जल्दी से क्या जॉब लग सकते हो कहीं पे। जैसे कि आपको कृषि करना सिखाई जाएगी, जो शिल्प की शिक्षा है, या संगीत की शिक्षा है, हस्तशिल्प, जहाँ पे जो कि गांधी जी ने बात की थी नई तालीम में। व्यवहारिक परीक्षा वो होती है। उसके बाद आपकी जो क्वालिटेटिव टेक्निक होती है, क्वालिटेटिव में आपका ऑब्जर्वेशन देखा जाता है, आपकी राय देखी जाती है, आपका बिहेवियर देखा जाता है, आपका एटीट्यूड देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मुझे ये ऑब्जर्व करना है कि मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्रेशन का लेवल कितना है, गुस्से का लेवल कितना है, ये मेरे को देखना है। तो अब मैं इसकी सही नंबरिंग तो कर नहीं सकती, तो गुस्से का लेवल उनका 10 है, उनका 5 लेवल है ना, उसका 50 लेवल है, ऐसे तो मैं नंबरिंग नहीं कर सकती इनकी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी क्वालिटेटिव में। अब बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक कौन कौन सी होती है। पूछा जा सकता है कि भाई इवैल्यूएशन की कौन कौन सी क्वालिटेटिव टेक्निक है या फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक है, या ये पूछ लिया जाता है कि ऑब्जर्वेशन जो है इवैल्यूएशन की क्वालिटेटिव टेक्निक है या फिर क्वांटिटेटिव है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो क्वालिटेटिव टेक्निक है वो होती है हमारी ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू। आपको पता है ऑब्जर्वेशन 2 टाइप का होता है। ऑब्जर्वेशन एक तो पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन होता है, दूसरा नॉन पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन होता है। जो पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन होता है उसमें क्या होता है, आप पार्ट बनते हो ऑब्जर्वेशन का। बच्चों को जिनका आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जैसे आप स्कूल में किन्हीं बच्चों का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो बच्चों को भी तो पता है, जो आपके स्टूडेंट होंगे उनको भी तो पता है कि जो टीचर है वो हमारा इवैल्यूएशन कर रहा है, हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहा है, इवैल्यूएशन कर रहा है। तो ये होता है हमारा पार्टिसिपेटिंग। और दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। जब ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं आपकी क्लास के, तब आप उनका अपने स्टाफ रूम में बैठकर उनका इवैल्यूएशन करते हो, तो वो नॉन पार्टिसिपेटिंग हो जाएगा, जिसमें बच्चों को ये नहीं पता रहेगा कि आपका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। समझ गए इस बात को? ठीक है जी। अब इंटरव्यू भी ऐसे ही 2 टाइप का इंटरव्यू हो जाता है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है नॉन स्ट्रक्चर्ड। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसमें आप क्या करते हो, पहले ही सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें लिखे होते हैं। आपको पता होता है कितने टाइम का इंटरव्यू होगा, कितने टाइम में कंप्लीट करना, कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, कौन सा क्वेश्चन पहले आएगा, कौन सा क्वेश्चन बाद में आएगा। ठीक है, उसके बाद एक होता है नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में होता है कि कुछ भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, आप अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हो। जैसे कि आपका एग्जाम में जो मतलब कि एग्ज़ाम क्रैक हो गया, एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद जो इंटरव्यू होता है आपके सिलेक्शन में, तो वो क्या होता है, वो नॉन पार्टिसिपेटिंग वो होता है नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है। नॉन स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि कुछ भी वो कहीं से भी अपने आप से पूछ लेंगे, जैसा आप उनको मोल्ड करोगे इंटरव्यू में वैसा ही मोल्ड हो जाएंगे वो, है ना, ये यहाँ पे बात की गई है। अब चेकलिस्ट क्या होती है,
चेकलिस्ट होती है आपकी जांच सूची, वह उपकरण जिसमें छात्रों के व्यवहार की प्रवृत्तियों के बारे में प्रमाण इकट्ठा करने और रिकॉर्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो चेकलिस्ट में आपको थोड़ा सा इसमें आपको समझ नहीं आएगा क्या होती है चेकलिस्ट, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि चेकलिस्ट होती है, आप अपने जो क्या है आपके क्लास के जो बच्चे हैं, क्या करोगे आप ना, कोई एक क्वेश्चनियर होगा, उसमें जैसे कि 10 क्वेश्चन है, उसमें लिखा होगा जैसे कि आपको अगर गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो, आपको ज़्यादा गुस्सा किस टाइम पे आता है, ठीक है, आप अगर मैं बोलूँ तो आपकी अगर अपने क्लासमेट से किसी से अगर बहसबाजी हो जाती है तो क्या करते हो, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिससे उनके बिहेवियर का पता लगता है कि किस टाइप का उनका बिहेवियर है, उनका नेचर किस टाइप का है, किस टाइप से वो रिएक्ट करते हैं, ये सब पता चलता है चेकलिस्ट के अंदर। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद रेटिंग स्केल की अगर हम बात करें तो रेटिंग स्केल होता है, जैसे कि आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में भी है ना, सोर्स वगैरह में देखा होगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो 5 स्टार दीजिए, 5 रेटिंग दीजिए, 3 रेटिंग दीजिए, 2 रेटिंग दीजिए, कुछ इस टाइप का। तो वही होती है हमारी रेटिंग स्केल। अब मैं अगर आपको कहूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ठीक लग रहा है, ये अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है, तो ठीक है जी, रेटिंग देखिए मेरे को ज़रूर बताइएगा। वो उस टाइप की रेटिंग की यहाँ पे बात की गई है। अब क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं आपके, क्यूमुलेटिव में सारा का सारा रिकॉर्ड उसमें होता है, बच्चे का माता पिता का वो क्या काम करते हैं, क्या कुछ है, उनके बिहेवियर के बारे में प्रॉपर एक डायरी का मेंटेन किया जाता है, उसके व्यवहार में किस टाइप की प्रॉब्लम है, अब जो बच्चा है वो किस टाइप की अनुशासनहीनता करता है ना, इस टाइप की सारी जो बातें हैं वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में लिखी हुई होती हैं। उसके बाद जो मूल्यांकन है, इसके 4 प्रकार होते हैं। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, जो कि हम कल डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी कोर्स या विषय में एडमिशन से मतलब कि एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम से आप इसको याद रखो। उसके बाद फॉर्मेटिव, जो कि बीच बीच में आपका किया जाता है। उसके बाद जैसे कि आपकी यूनिट टेस्ट होगी, क्विज होगी, चैप्टर टेस्ट हो गया। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है जब आप जो छात्र हैं वो क्या करते हैं, शिक्षण संबंधित समस्याओं का स्पष्टीकरण करते हैं। अब बच्चे की जो बिहेवियर में क्या प्रॉब्लम है, अगर आपने उनको पढ़ाया लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम क्या है, उसको डायग्नोस्ट करने के लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है। सबमेटिव इवैल्यूएशन, जो कि आपका बाद में किया जाता है, आपकी जो लिखित परीक्षाएं होती हैं उनके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ना थोड़ा सा वो दिखा देती हूँ, क्रेडिट वाला क्या उसका सिस्टम रहता है। देखो ये होता है आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब इसमें क्या किया जाता है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। ये होता है कोर सब्जेक्ट होता है, एक होता है आपका इलेक्टिव। क्या होता है, इलेक्टिव होता है। एक होता है आपका फाउंडेशन, जो आपकी स्किल्स बेस्ड होता है। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट लिखे होते हैं। अब जब आईसीटी आया, आईसीटी है आपके सिलेबस में, जो कि कंप्लीट हम कर चुके हैं, तो आईसीटी के आने से क्या हुआ, जो हमारा इवैल्यूएशन है उसमें थोड़ा इनोवेशन आया है। ये सारी चीज़ें आईसीटी के आने से ही आई हैं। अब जैसे हमारा जो क्रेडिट है, ये 7 साल होते हैं, क्रेडिट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं 7 साल तक के अंदर। क्या होता है, बीच में वह अपने क्रेडिट को किसी कारणवश से अगर वो पूरा नहीं कर पाया तो वो अगले सेमेस्टर में वो पूरा कर लेगा। जब ना आप जैसे कि कहीं पे आपने एडमिशन लिया है, अभी एट प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो आपका जो सिलेबस होता है ना, उसमें आप देखना, उसमें सारा का सारा मेंशन होता है कितने क्रेडिट आपको इस जो आपने ये कोर्स में इनरोल किया है, कितने क्रेडिट आपको मिलेंगे, कितना एक्स्ट्रा क्रेडिट आपको मिलेंगे, अगर आप ये करते हो तो इतने क्रेडिट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसमें दिया होता है, आप एक बार ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो क्रेडिट है वो गिना कैसे जाता है। जैसे आपकी जो लेक्चर है, प्रति सप्ताह आपके लेक्चर कितने हैं, ट्यूटोरियल कितने हैं और प्रैक्टिकल्स कितने हैं, L+T+P, लेक्चर, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल, इनसे क्या गिना जाता है, आपके क्रेडिट्स को गिना जाता है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है और ये इनके दिए किस किसने हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि प्राथमिक शिक्षा की बात किसने की है, जो वृद्धा शिक्षण प्रणाली है वो किसने बात की है इसके बारे में, तो बात की है जी महात्मा गांधी ने बात की है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें प्राकृतिक वातावरण में सीखना, प्रकृति से सीखना, प्रकृति की बात किसने की है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बात की है। जो हमारी इंटीग्रल एजुकेशन है, समाकल जो शिक्षा, उसकी बात की है, अरविंदो ने की है। उसके बाद जो भारतीय दर्शन शास्त्र के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना, फिलॉसफी के जो हमारी आध्यात्मिक पहलू हैं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात किसने की है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने की है। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो मानव मस्तिष्क का जो ट्रांसफॉर्मेशन,
ब्रेन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए शिक्षा की बात की है, कृष्णमूर्ति ने बात की है। एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन की बात की है, डेवी ने की है, जॉन डेवी ने। अब व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से आत्म शिक्षण की बात मोरिया मॉन्टेस्क्यू ने की है। किंडरगार्टन की बात फ्रॉबेल ने की है। कोई भी औपचारिक शिक्षा नहीं बल्कि प्रकृति ही एकमात्र शिक्षा है, जो प्रकृति ही एकमात्र, ठीक है, उसकी बात की है रूसो ने। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते, पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर आपको आता है तो 1 नंबर मिल जाएगा, अगर नहीं आता तो ठीक है, तुक्का आप मार नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो चलिए जी, आज का हमारा जो लेक्चर इतना ही था और इवैल्यूएशन आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, मैं गारंटी देती हूँ, मैं दावा करती हूँ यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर इवैल्यूएशन के टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है टीचिंग एप्टीट्यूड में तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।